नमस्कार साथियों, विंग्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं हिंदी विषय पढ़ने के लिए, जो कि अपन पढ़ रहे हैं आरएस, एसआई और एलडीसी के लिए। जैसे कि अपने पिछली क्लास के अंदर अभी तक अपन ने पढ़ा था व्यंजन संधि, अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं उस चीज को वापस से लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अपन जो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है पूरी संधि को देखते हुए चलेंगे, फिर अपन जो कल की क्लास थी उसका एकदम वापिस से देखते हुए चलेंगे और आज का कोई क्या कुछ नया है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संधि क्या होती है। संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो संधि का मतलब होता है मेल, जोड़ या समझौता। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ होता है संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान और धी का मतलब होता है धारण करना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। फिर अपन ने देखा था कि संधि और संयोग इन दोनों में क्या फर्क है। जैसे कि संधि की परिभाषा के अंदर अपन ने देखा था कि दो शब्दों के मेल से अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो क्या है, संधि, और यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तभी क्या है, संयोग है। फिर अपन ने संधि के प्रकार देखे। संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। स्वर संधि की परिभाषा होती है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि के पुनः अपन ने 5 प्रकार पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से अपन ने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े। फिर इन 5 प्रकारों के क्या क्या नियम बनते हैं उनको अपन ने एक साथ में देखा। फिर एक एक स्वर संधि के प्रकार को लेते हुए चला था, फिर इनके कुछ उदाहरण देखे थे, इनका संधि और संधि विच्छेद करके अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के क्या है नियम, उनके बारे में बात की थी। इनके क्या है संधि, शब्द के संधि विच्छेद और क्या होंगे इनकी संधि। इस प्रकार से अपन ने गुण संधि पढ़ी। फिर इसी प्रकार से अपन ने वृद्धि स्वर संधि पढ़ी। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा देखी, इनके शब्द देखे, इनके शब्दों के संधि और संधि विच्छेद करके देखा। फिर अपन ने यण स्वर संधि पढ़ी। यण स्वर संधि की क्या है नियम, उनको देखे, इनके शब्दों का संधि विच्छेद करके देखा, संधि करके देखा। और इस प्रकार से अपन ने बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे स्तर पर इनकी उदाहरणों को देखा था और इनके उदाहरणों के संधि और संधि विच्छेद करके देखे थे। जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वही मैं लेके आया हूँ। फिर अपन ने अयादि स्वर संधि पढ़ी और ये अपन ने अंतिम क्लास के अंदर पढ़ा था अयादि स्वर संधि। फिर अपन ने अंतिम क्लास के अंदर हालांकि व्यंजन संधि को स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि आप उस क्लास के अंदर देख सकते हैं। मैं उस चीज को वापस से लेकर आता हूं आपके सामने। तो अपन शुरू करते हैं व्यंजन से। क्या शुरू करते हैं, व्यंजन से। बेसिकली अपन पढ़ते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं जी 11। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और ये जो आपके सामने है ये अपन पढ़ेंगे व्यंजन। वो अपन फुल्ली विस्तार के साथ में नहीं पढ़ेंगे, अपन स्वर और व्यंजन उतना ही पढ़ेंगे जितना कि अपन को संधि के अंदर जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने व्यंजनों का वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण देखने को मिल रहा है। तो व्यंजनों का वर्गीय वर्गीकरण कौन सा है और अवर्गीय वर्गीकरण कौन सा है। गणित के अंदर अपन पढ़ते हैं कि वर्ग क्या होता है, कि वर्ग एक आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग कहते हैं। कि अगर इसकी लंबाई भी 5 है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 5 होगी, ऊंचाई भी कितनी होगी, 5 होगी। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन को कितने व्यंजन देखने को मिल रहे हैं, 5 व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी अपन को कितने व्यंजन देखने को मिल रहे हैं, 5 व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे वर्गीय व्यंजन कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन कहेंगे। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 5 गुणा 5 कितने हो गए, 25 व्यंजन हो गए। 5 गुणा 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी, इसमें भी 5 और इस तरीके से भी 5 व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। तो 5-5 का सेट बन रहा है, इसीलिए कितने हो गए, 25 आपके वर्गीय व्यंजन हो गए। और इनके अलावा जो आपके सामने शेष दिख रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपके अवर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। तो ये था व्यंजनों का वर्गीय और अवर्गीय वर्गीकरण। अब एक और देखते हैं कि व्यंजनों का अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अगर मैं अल्प प्राण की बात करूं
तो अल्प प्राण के अंदर अपन इनको मैं कहता हूं, इनको कहता हूं क वर्ग, इसको कहता हूं ख वर्ग, इसे कहते हैं घ वर्ग, इसे कहते हैं घ वर्ग और इसे कहते हैं ड वर्ग। क्या कहते हैं? ड वर्ग कहते हैं। या फिर इन्हें कह सकते हैं प्रथम अक्षर, इन्हें कह सकते हैं द्वितीय, इन्हें तृतीय, इन्हें चतुर्थ, इन्हें पंचम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पंचम वर्ग कह सकते हैं। तो अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से आते हैं? अल्प प्राण के अंदर आता है प्रथम वर्ग और आता है तृतीय वर्ग और आता है पंचम वर्ग। कौन कौन से आते हैं? प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग का मतलब ये का से लेकर ये वाले सारे, ये अल्प प्राण है। ये भी सारे, ये भी क्या है? ये भी अल्प प्राण है। और ये भी सारे क्या है? ये भी अल्प प्राण है। ये भी क्या है? ये भी अल्प प्राण है। और अल्प प्राणों के अंदर कौन आता है? ये य र ल व, ये य र ल व, ये भी क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। इन्हें सारे को क्या कह सकते हैं? अल्प प्राण कह सकते हैं। और जो शेष बच गए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे महाप्राण। कौन से? दूसरे। महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे दूसरे और एक हो गए चौथे, और ये तीनों स के साथ में ह, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके महाप्राण। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महाप्राण। क्या हो जाएंगे? महाप्राण। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि क वर्ग का महाप्राण क्या होगा? क वर्ग का महाप्राण क्या होगा? तो क वर्ग का महाप्राण होगा, क वर्ग का महाप्राण क्या हो जाएगा? क का महाप्राण हो जाएगा ख। क का महाप्राण क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सब का महाप्राण क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे। च का महाप्राण ये हो जाएगा, ट का महाप्राण ये हो जाएगा। इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण अपन को देखने को मिलता है। और तीसरी बात करते हैं अपन। अभी तक अपन ने दो चीजें देख ली, वर्गीय वर्गीकरण, अवर्गीय वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। एक तीसरी चीज अपन देखते हैं, सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। क्या देखेंगे? सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। आइए देखते हैं। मैं लिखता हूं आपके सामने अघोष। मैंने क्या लिखा? अघोष। तो अघोषों की संख्या बस याद कर लो, आपको याद हो जाएंगे अपने आप। अघोषों की संख्या कितनी है? अघोष की संख्या है 13। कितनी है? 13। कैसे याद रखेंगे? मैं लिखता हूं अघोष, आ करके 3 करता हूं, फिर ये करता हूं, कितने हो रहे हैं? ये इसका उल्टा लिख दो 13। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आ को किस प्रकार से लिखता हूं। आ को 3 और 1 लिखता हूं, 1 और 3 क्या हो जाता है? 13 हो जाता है। तो अघोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। वो 13 कौन कौन से? तो अघोष आपके हो जाएंगे, आपके हो जाएगा क वर्ग और ख वर्ग। ये 5 5 10 ये हो गए, और ये तीनों स अपन को लेने हैं। ये कौन है तीनों? ये आपके हैं अघोष। ये तीनों कौन है? ये आपके अघोष। और इनके अलावा जो शेष व्यंजन बच जाते हैं, जो शेष व्यंजन बच जाते हैं वो सारे, और इनके अलावा ये य र ल व और साथ में ह, और प्लस इनके साथ में आप कर सकते हैं स्वर। क्या कर सकते हैं? स्वर। तो सघोष के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? सघोष के अंदर आ जाते हैं स्वर और व्यंजन दोनों। कौन कौन आते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं सघोष के अंदर। आपको बस अघोष याद रखना है। अघोष याद रह जाएगा, जो शेष बच जाते हैं उन्हें आप किस में डाल देना? सघोष में डाल देना। सघोष के अंदर जो शेष व्यंजन रह गए और स्वर है, स्वर कितने हैं? स्वर के अंदर भी अपन स्वर पढ़ते हैं 11। अभी अपन ने शुरुआत की क्लास के अंदर बात की थी कि स्वर कितने हैं? स्वर है 11। स्वर कितने हैं? 11। तो लेकिन सघोष के अंदर आपको स्वर कितने लेने हैं? 10 लेने हैं। सघोष के अंदर स्वर कितने लेने हैं? सघोष के अंदर आपको 10 स्वर लेने हैं। और कौन सा छोड़ना है? तो री सघोष नहीं होता। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अघोष कितने होते हैं? अघोषों की संख्या 13। कौन कौन से? पहला और दूसरा वर्ग और तीनों स तीनों, पहला और दूसरा वर्ग, क वर्ग और ख वर्ग। 5 5 10 हो गए और 3 स हो गए 13। तो अघोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और इनके अलावा जो शेष आपको व्यंजन दिख रहे हैं वो क्या है? वो है सघोष। और इनके साथ में जो 10 स्वर है वो क्या है? वो भी है सघोष। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? अभी तक अपन ने पढ़ा कि वर्गीय वर्गीकरण और अवर्गीय वर्गीकरण, पहली चीज। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी अल्प प्राण और महाप्राण। तीसरी चीज अपन पढ़ रहे हैं सघोष क्या होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। तो सभी को अच्छे से याद हो गया होगा कि सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि।
व्यंजन संधि की अगर परिभाषा की बात करो तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बनेगी? तो व्यंजन संधि की परिभाषा आपकी बन जाएगी कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल, स्वर का किसके साथ में मेल? व्यंजन के साथ मेल, और व्यंजन का, या फिर आप कह सकते हैं कि व्यंजन का किसके साथ में मेल? व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल होने पर स्वर का व्यंजन के साथ में मेल, या तो ये सेट आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक तरफ आपको मिले व्यंजन और एक साइड आपको मिले स्वर, और या फिर दोनों साइड आपको क्या मिले? व्यंजन मिले। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करो तो वो परिभाषा क्या बनेगी कि स्वर का व्यंजन के साथ में मेल, या फिर व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि या प्लस से पहले या बाद में एक तरफ तो आपको व्यंजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पर शर्त इतनी सी है कि आपको विसर्ग नहीं मिलना चाहिए, विसर्ग नहीं होना चाहिए। अगर विसर्ग हो गया तो भी वो संधि कौन सी हो जाएगी? वो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ में मेल, या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई? ये आपकी परिभाषा हो गई। और बढ़ते हैं पहले नियम की ओर। पहला नियम आपके सामने क्या लिखा आ रहा है कि अघोष का सघोष के साथ में मेल होने पर, अघोष कितने? अघोष आपके संख्या के अंदर 13। अघोष कितने? संख्या के अंदर 13। और सघोष कितने हैं? जो इनके अलावा शेष व्यंजन बच जाते हैं वो प्लस स्वर, वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब क्या कह रहा है कि अघोष का सघोष के साथ में मेल होने पर अघोष किस में बदल जाएगा? अघोष घोष में बदल जाएगा। ये क्या था? मेरे ऊपर से चला गया। चलिए इसको और सरल बनाते हैं। इस नियम को आपको एक शर्त याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि पहला आए तो वो किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। पहला वर्ग कौन सा? क वर्ग, क च ट त प। अगर ये पहले पहले आ रहे हैं तो ये किस में चले जाएंगे? ये अपने तीसरे में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? तीसरे में चले जाएंगे। और यदि तीसरा आता है तो तीसरा किस में चला जाएगा? तीसरा चला जाएगा अपने पहले में। तीसरा कौन सा? घ वर्ग। ठीक है, तो अगर पहला आता है तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। और यदि तीसरा आया था तो तीसरा किस में चला जाएगा? तीसरा चला जाएगा पहले में। ये आपको एक हिंट मिल रहा है नियम को याद करने के लिए, लेकिन इस हिंट के साथ में आपको पूरा नियम याद रखना है। बस इतना सा आपको काम नहीं करना है कि पहला आएगा तो तीसरा कर दूंगा और तीसरा आएगा तो पहला कर दूंगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ और भी नियम बनते हैं। पहले का तीसरा किस स्थिति के अंदर बनेगा, तीसरे का पहला किस स्थिति के अंदर बनेगा, सबके अपने अलग अलग नियम है। बस आपको, हाँ, मेरे को एक हिंट मिल गया कि मैं इस चीज को कैसे याद रख सकता हूँ। तो पहले को तीसरे में और तीसरे को किसमें बदलना है? पहले में बदलना है। अब ये नियम क्या कह रहा है जो मैंने आपके सामने लिखा? नियम नंबर पहला। नियम नंबर पहला क्या कह रहा है कि आप अगोस सगोस को छोड़ दो। एक बार आप इस प्रकार लिखो कि पहला वर्ण आए, पहले वर्ग के बाद में क्या मिले? सगोस मिले। पहले वर्ग के बाद में क्या मिले? सगोस मिले। तो ये पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। और सगोस के अंदर भी आपको दो स्थिति छोड़नी है। दो स्थिति छोड़नी है। कौन सी छोड़नी है? एक आपको छोड़ना है ह, एक आपको क्या छोड़ना है? एक ह छोड़ना है, एक आपको छोड़ना है पांचवा वर्ग। कौन सा? पांचवा वर्ग और ह आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ह और पांचवें वर्ग का एक अलग नियम है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बोला था कि पहले का तीसरा कब करना है, तीसरे का पहला कब करना है, इनको आपको नियमों को ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, छोटा सा हिंट जरूर मिल रहा है। इनका अपना अपना अलग नियम है। अब पहले के बाद में ह आ जाता है तो उसका अलग नियम है। पहले के बाद में पांचवा आ जाता है तो उसका अलग नियम है। ठीक है, तो पहले के बाद में क्या आता है? सगोस। और सगोस में भी दो चीजें छोड़कर, दो चीजें क्या? हा को छोड़कर और पंचम वर्ण को छोड़कर। किसको? कौन सा वर्ण छोड़ना है? पंचम वर्ण आपको छोड़ना है। पंचम वर्ण मैं आपको दिखा देता हूं कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं। ये जो ड वर्ग है, ये से क्या कहेंगे? इस पांचों शब्दों को क्या, पांचों व्यंजनों को मैं कहता हूं पंचम वर्ण। ठीक है, तो इन पांचों को आपको छोड़ना है और ह को आपको छोड़ना है।
नियम याद करो कि पहला, पहले के बाद में सगोस आए तो पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में। और सगोस में भी दो चीजों को छोड़ते हुए चलना है, दो चीजों को छोड़ते हुए चलना है, हा को छोड़ना है और पंचम वर्ण को छोड़ना है। ठीक है, इनके अलावा कुछ भी आ रहा है तो पहले का तीसरे में बदल दो, बाकी यथावत लिख दो। कैसे, देखते हैं उदाहरण। नियम को एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे कि अगोस सगोस, यहाँ पे अगोस की जगह आप लिख दो पहला, क्योंकि अगोस के अंदर अपन को 13 देखने को मिलते हैं, 13 व्यंजन। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग कितने आने चाहिए, सिर्फ पहला वर्ण आना चाहिए। पहला वर्ण आ रहा है मतलब 5 व्यंजन आ रहे हैं, 13 के 13 नहीं लेना है, 5 व्यंजन लेना है। तो आप इस नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहले के बाद में क्या है, पहले के बाद में सगोस आए तो ये पहला किस में बदल जाएगा, ये पहला तीसरे में बदल जाएगा। पहला किस में बदल जाएगा, पहला तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है वाक धन जाल। क्या लिखा आ रहा है, वाक धन जाल, वाक धन जाल। क्या इस का में, ये जो आपके सामने का दिख रहा है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्वर है क्या, जी नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ में कौन आ रहा है, इसके साथ में अपन को हलंत देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। अब आपके सामने देखने को मिला वाक धन जाल। अब इस व्यंजन को आपको पकड़ना है। ये व्यंजन कौन सा है, ये व्यंजन पहला है। ये व्यंजन कौन सा है, पहला व्यंजन है। तो नियम क्या कहता है कि पहले का तीसरा कर दो। और तीसरा, पहले का तीसरा किस स्थिति के अंदर करना है कि पहले के बाद में कौन आ जाए, सगोस आ जाए, और सगोस में भी ह और पांचवे को छोड़कर पहले का तीसरा करना है। तो मैंने फिर ये चेक कर लिया कि क्या आया, पहला आया, क्या पहले के बाद में सगोस आ रहा है, क्या सगोस आ रहा है, क्या सगोस कौन कौन से होते हैं, पहले और दूसरे को छोड़कर, तीनों स को छोड़कर, इनके अलावा कुछ भी व्यंजन बच रहा है वो कौन है, वो सगोस है। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है ज, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है ज के साथ में आ की मात्रा और इसके बाद में है ल। तो ज को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। तो ज क्या सगोस है, जी बिल्कुल सगोस। कैसे, क्योंकि ये तीसरे वर्ग में आता है पहले और दूसरे में नहीं आता, मतलब ये सगोस है। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि पहला है, पहले के बाद में सगोस आए तो पहला किस में चला जाएगा, पहला अपने तीसरे में चला जाएगा। अब इस पहले को आपको किस में पहुंचाना है, तीसरे में। तो इस पहले का तीसरा क्या होगा, इस पहले का तीसरा हो जाएगा ग, वो भी किस में, हलंत के में, हलंत के साथ में। अब जो बच रहा है उसको साथ में लिख दो। यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है वा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे इसको यथावत लिखना है, इसको यथावत लिखना है, इसको आप यहाँ पे यथावत लिख देना। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा वाग्जाल। क्या बन जाएगा, वाग्जाल। समझ में आ गया क्या सबको अच्छे से, ठीक है। तो देखो शब्द क्या है आपके सामने, क है, क क्या है, क है पहला, और पहले के बाद में ज आ रहा है, तो ज क्या है, ज है सगोस। नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में सगोस आए तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। तो इस पहले को आपको तीसरे में बदल देना है, इसको पहले के तीसरे में बदल, और जो शेष रह जाता है उसको यथावत लिख दो। यहाँ पे मैंने वाग, यहाँ पे मैंने लिख दिया जाल। तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा वाग्जाल। शब्द क्या बन जाएगा, वाग्जाल इसका बन जाएगा। अब आगे आपके सामने दूसरा उदाहरण दिख रहा है दिग्धन दर्शन। क्या दिख रहा है, दिग्धन दर्शन। ये का क्या है, ये का है पहला वन, का क्या है, पहला वन। और आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, द देखने को मिल रहा है, जो कि द क्या है, द सगोस है। द क्या है, सगोस है। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि सगोस होने पर, पहले के बाद में सगोस होने पर पहला किस में चला जाएगा, पहला तीसरे में बदल जाएगा। पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो इस क का तीसरा क्या होता है, क का तीसरा पुनः वही घ होता है। अब बाकी को सबको यथावत लिख दो। दी लिखना है आपको, दी लिख दिया। क का क्या करना है, घ करना है, मैंने ये घ कर दिया। आगे क्या देखने को मिल रहा है, दर्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं दर्शन को यथावत जैसा है वैसा का वैसा लिख दूंगा और इसका शुद्ध शब्द लिख दूंगा। अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, दिग्दर्शन। क्या बोलते हैं, दिग्दर्शन बोलते हैं, ना कि दिग्दर्शन। अपन बोलते हैं दिग्दर्शन। क्या बोलते हैं, दिग्दर्शन। और शब्द शुद्धि के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द शुद्ध कौन सा है, क्या दिग्दर्शन या फिर दिग्दर्शन। ये शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो संधि के साथ साथ आप शब्द शुद्धि भी पढ़ रहे हैं।
शब्द युग्मिक पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द संधि सिर्फ एक मात्र अकेला टॉपिक नहीं है, जिसके साथ में आपके 4 टॉपिक अलग से क्लियर होते हैं। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है अच धन अंत। क्या लिखा आ रहा है? अच धन अंत। अच क्या है? चा क्या है? चा पहला वर्ग है और इसके बाद अपन को क्या देखने को मिल रहा है? स्वर देखने को मिल रहा है। स्वर क्या है? सगोस है। जी बिल्कुल सगोस है। तो पहले के बाद में सगोस आने पर नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि पहले के बाद सगोस आने पर पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। तो च का तीसरा क्या होता है? ज। अब ज के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी तो ज पूरा हो जाएगा। ज के साथ में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ज पूरा हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने उदाहरण देखने को मिल रहा है सट धन आनंद। ट क्या है? ट पहला है और ट के बाद में क्या है? स्वर है। नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में सगोस आने पर पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। और ट का तीसरा वर्ग क्या होता है? ट का तीसरा वर्ग ट, ठ और ड। पहले का तीसरा क्या होता है? ड होता है और इस आ की मात्रा इस ड के साथ में जुड़ जाने पर शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सडानन। शब्द क्या बन जाएगा? सडानन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे त है, त का क्या बन जाएगा? त का द बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने अपने को ई से देखने को मिल रहा है। ई क्या होता है? ई एक सगोस है। तो शब्द क्या बन जाएगा? इस ई की मात्रा द के साथ में जुड़ जाने पर शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश। शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। आगे उसी प्रकार आपके सामने शब्द आता है, शब्द बन जाएगा तद्रूप। संधि क्या हो जाएगी इसकी? इसकी संधि हो जाएगी तब तद्रूप। आगे आपके सामने शब्द आ रहा है अपधन ज। शब्द क्या आ रहा है? अपधन ज। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? अब्ज। अब देखो अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब होता है पानी। अब का मतलब क्या होता है? पानी होता है। और इस ज का मतलब क्या होता है? जन्म। ज का मतलब क्या होता है? जन्म। तो इस अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा? जो जल में जन्म लेता है। जो जल में जन्म लेता है। और जल में जन्म कौन लेता है? तो जल में जन्म लेता है कमल। जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो ये अब्ज किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। एक इसी प्रकार से एक शब्द अपन को देखने को मिलता है अब का मतलब क्या हो गया? पानी। और आगे हो जाएगा आपका द। द का मतलब क्या होता है? द का मतलब होता है देना। तो इन दोनों का संधि करता हूं तो शब्द क्या बन जाएगा? अब्ज बन जाएगा। अब्द बन जाएगा। शब्द क्या बना? अब्द बना। तो इस अब्द का मतलब क्या हो जाता है? इस अब्द का मतलब हो जाता है बादल। और ये पर्यायवाची किसका हो जाता है? ये बादल का पर्यायवाची हो जाता है। कैसे? अब का मतलब मैं समझ रहा हूं पानी। दा का मतलब क्या होता है? देने वाला। पानी देने वाला। पानी कौन देता है? बादल देते हैं। तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है अब्द। अब्ज का मतलब हो जाता है कमल। क्यों? कि पानी के अंदर कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। ठीक है, आइए कुछ अगला नियम देखते हैं। अगला जैसे कि अपन ने क्या नियम पढ़ा कि पहले के बाद में आपको क्या देखने को मिले? पहले के बाद में आपको सगोस देखने को मिलता है। और सगोस में भी अपन ने दो चीजें छोड़ी थी। एक अपन ने छोड़ा था ह और एक अपन ने छोड़ा था पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण छोड़ा? पांचवा वर्ग छोड़ा। अब इन दोनों को छोड़ा तो इनका अलग से क्या नियम बन सकता है? आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है सगोस प्लस ह। सगोस ना लिखकर आपको लिखना है कि पहला हो, पहले के बाद में क्या हो? ह। क्या हो? नियम क्या कह रहा है कि पहला हो, पहले के बाद में ह हो तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे। पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा तीसरे में। और यहाँ पे मैंने इसको अलग से लिखा है, पहला तो तीसरे में जा रहा है। सगोस में भी क्या नियम बना? पहला नियम अपन जैसा कि पढ़ा कि पहले के बाद में क्या आए? सगोस आए तो पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। यहाँ पे अपन ह को अलग से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका एक अलग नियम बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे तो पहले का तीसरा ही लिखा है, तो अलग नियम कहाँ बना? तो अलग नियम यहाँ पे मिलेगा कि इस ह का क्या करना है? वहां पे अपन क्या कर रहे थे? जो शब्द आके मिल रहा था उसको यथावत लिख रहे थे। यहाँ पे आपको यथावत नहीं लिखना है। इस ह का आपको क्या करना है कि पहले का तीसरा हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इस तीसरे के बाद जो अगला आता है चौथा, उसको लिखना है। आप यहाँ यूं कह सकते हैं, इस तीसरे का आपको क्या लिखना है? महाप्राण लिखना है। इस तीसरे का क्या करना है? आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस तीसरे का महाप्राण।
इस तीसरे का क्या लिखना है, महाप्राण लिखना है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से, और तीसरे का महाप्राण क्या होगा। तो पहले वर्ग का महाप्राण होता है दूसरा वर्ग, पहला वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण। पहले वर्ग का महाप्राण कौन होता है, दूसरा। तीसरे का महाप्राण कौन होता है, चौथा। ठीक है, तो तीसरे का आपको क्या बनाना है, महाप्राण बनाना है। आप यहाँ यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला है, पहला के बाद में हा आए, तो ये पहला किस में चला जाएगा, पहला चला जाएगा तीसरे में। और इस हा का क्या करना है कि इस पहले के चौथे को लिख दो, कुछ भी नहीं बन सकता है, चाहे मैं तीसरे का चौथा लिखूं या पहले का चौथा लिखूं, एक ही बात है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिल रहा है वाक धन हंता, वाक धन हंता, यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पहला। यहाँ पे पहला आती मेरे दिमाग में तीन चीजें एक साथ में आती है कि पहले के बाद में सगोस हो तो पहला तीसरे में चला जाएगा, और यदि सगोस है, सगोस में भी दो चीजें छोड़कर, कौन सी, ह और पांचों वर्ण को छोड़कर, पांचवें वर्ग को छोड़कर। क्या यहाँ पे ह है, तो इस जी बिल्कुल यहाँ पे ह है, तो पहला तीसरे में चला जाएगा, पहला तीसरे में चला जाएगा। और ह होने पर हा का क्या कहेंगे, इस तीसरे का महाप्राण लिखना है, चौथा लिख देंगे, या फिर इस पहले का चौथा लिख दो। कैसे, जैसे कि मैं इस का तो क्या कर दूंगा, तीसरा कर दूंगा, तो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझते हैं, वाक धन हंता, शब्द क्या लिखा, वाक धन हंता। यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है, क्या है, पहला। नियम अनुसार पहला किस में चला जाएगा, नियम अनुसार पहला चला जाएगा तीसरे में, तो इस का तीसरा क्या हो जाता है, इस का तीसरा हो जाता है घ, क्या हो जाता है, घ हो जाता है। और आगे जो शब्द आपको है उसको यथावत लिखना है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे आपको क्या मिल रहा है, ह मिल रहा है। नियम क्या कहता है कि ह मिलने पर इस तीसरे के चौथे में पहुंचा दो, किसको, इस ह को। तो इस ह का क्या करना है, इस तीसरे का चौथा बनाना है, इस तीसरे का चौथा बनाना है, या फिर इस पहले का भी चौथा, क्योंकि दोनों का चौथा एक ही है। इस का भी चौथा क्या होगा, इस का भी चौथा घ होगा, और इस तीसरे का यानी कि घ का भी चौथा क्या होगा, एक घ ही होगा। ठीक है, तो इस तीसरे का क्या करना है, इस हा का क्या करना है, आपको इस तीसरे के चौथे में पहुंचाना है, या फिर इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि तीसरे का महाप्राण करना है, तीसरे का क्या करना है, महाप्राण करना है। और जब मैं इस तीसरे का चौथा लिखता हूं तो शब्द बनता है घ, और आगे जो शब्द रह जाता है हंता के साथ में बिंदी, और साथ में कौन आता है, ता। तो शब्द क्या बन जाएगा, वाग्घंता, वाग्घंता, शब्द क्या बन जाएगा, वाग्घंता आपका शब्द बन जाएगा। अब आगे आपके सामने अगला उदाहरण देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, वाक धन हारा। अब इस का क्या हो जाएगा, ये का चला जाएगा तीसरे में, क्योंकि ये क्या है, पहला है। आगे आपको देखने को मिल रहा है ह, तो ये ह किस में चला जाएगा, इस तीसरे के चौथे में, तो शब्द क्या बन जाएगा, वाक घारा, शब्द क्या बन जाएगा, वाक घारा, ये आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है पद धन हति, क्या लिखा आ रहा है, पद धन हति, इसको समझ लेते हैं। शब्द मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, पद धन हति, क्या लिखता हूँ, पद धन हति। अब यहाँ पे नियमानुसार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है, तो ये पहला है, ठीक है। फिर मेरे को नियम याद आता है कि पहले के बाद क्या आता है, सगोस। सगोस में भी दो चीजों को छोड़कर, कौन से, ह और पांचम वर्ग को छोड़कर। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ह देखने को मिल रहा है, तो ह आ रहा है, तो इसका मतलब पहला तो तीसरे में जाएगा, ये तो निश्चित हो गया, पहला तो तीसरे में जाएगा। अब इस ह का क्या करना है, इस ह को आप इस तीसरे के चौथे में पहुंचा दो, इस तीसरे का जस्ट अगला, इसके तुरंत बाद जो व्यंजन आता है उसको लिख दो, इसका अगला यहाँ पे लिखना है। तो द का तीसरा क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे आपका पद धननी है, यहाँ पे आपको है पथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पथ लिखेंगे, तभी तो ये पहला होगा, क्योंकि द तो स्वयं तीसरा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पथ। ठीक है, तो ये ता का तीसरा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, हा का क्या करना है, इस तीसरे के तुरंत बाद कौन आता है, इस तीसरे के तुरंत बाद आता है ध, और ये जो आगे शब्द बच रहा है उसको यथावत लिख दो, तो शब्द क्या बन जाता है, पद्धति। शब्द क्या बन जाता है, पद्धति। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और पद्धति जो कि अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये दोनों सही है। ठीक है, और अगर वरीयता की बात आ जाए शब्द शुद्धि के अंदर, शब्द शुद्धि आज शब्द शुद्धि पूछे, और शब्द शुद्धि के अंदर आपको ये दोनों शब्द देखने को मिले, ये भी ऑप्शन में आ रहा है, ये भी ऑप्शन में आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वरीयता इसको देनी है। वरीयता किसको देनी है, इस ऊपर वाले को वरीयता देनी है, पद्धति को।
समझ गए। तो शब्द अगर एकदम शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो क्या बनेगा, पद्धति बनेगा। क्या बनेगा, पद्धति बनेगा। आइए अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम आपका है कि अघोष, अघोष के बाद में क्या है, पंचम वर्ण है। जैसे कि नियम अपन ने पढ़ा था पहला कि पहले के बाद में क्या है, पहले के बाद में आपको देखने को मिले सघोष, और उसमें भी अपन को दो चीजों को छोड़ना है, एक तो हा को छोड़ना है और एक पंचम वर्ग को छोड़ना है। अब अपन ने हा का पढ़ लिया, सघोष का पढ़ लिया, इस पंचम वर्ग को छोड़ रहा हूं तो इसका भी कोई नियम बनेगा, इसका भी कोई नियम बनेगा। आइए समझते हैं इस नियम को। ये नियम कह रहा है कि पहला आए और पहले के बाद में कौन सा आए, पंचम वर्ग आए, पंचम वर्ग आए, कौन सा है, पंचम वर्ग आए, तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला अपने पांचवें में चला जाएगा, ये पहला किस में चला जाएगा, अपने पांचवें में चला जाएगा, और शेष को आपको यथावत लिखना है। जैसा कि नियम अपन ने क्या पढ़ा था कि पहले के बाद में सघोष आए तो पहला तीसरे में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे पंचम वर्ग आने पर ये पहला किस में जा रहा है, ये पहला अपने ही वर्ग के पांचवें में जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से, आइए देखते हैं उदाहरणों के साथ। नियम को एक बार दोबारा से आपके सामने रख देता हूं। नियम कह रहा है कि पहला आए, यहाँ पे अघोष काट दो, यहाँ पे लिखो पहला, और पहले के बाद में क्या आए, पहले के बाद में पंचम वर्ग आए, क्या है, पंचम वर्ग आए, तो ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा अपने पांचवें में, ये पहला किस में चला जाएगा, अपने पांचवें में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने शब्द लिखा रहा है वाक धनमय, शब्द क्या आ रहा है, वाक धनमय। यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, वाक धनमय। यहाँ पे क्या शब्द है, यहाँ पे है पहला शब्द, यहाँ पे पहला शब्द क्या है, क। का क्या है, एक पहला शब्द है। पहला शब्द आते मेरे पास तीन नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं, तीन नियम आते हैं कि पहले के बाद में सघोष आ रहा है तो पहला तीसरे में चला जाएगा, लेकिन सघोष में भी दो चीजों को छोड़ते हुए। दो चीजें कौन सी छोड़ी, एक तो हा छोड़ी, क्या इसके अंदर हा देखने को मिल रहा है, क्या अगला यहाँ पे धन के बाद में, धन के बाद में क्या हा है, जी नहीं है। क्या यहाँ पे पंचम वर्ग है, जी बिल्कुल, यहाँ पे पंचम वर्ग क्या है, यहाँ पे पंचम वर्ग म है, म एक पंचम वर्ग है। तो यहाँ पे मेरे को म मिला, इसका नियम क्या है, इसका नियम कहता है कि पांचवा किस में चला जाएगा, पांचवा, पहला अपने पांचवे में चला जाएगा, पहला अपने किस में चला जाएगा, पांचवे में चला जाएगा। तो इस क का पांचवा क्या होता है, तो इस पहले का पांचवा होता है घ। क्या होता है, इसे घ पढ़ते हैं, जो कि अपन बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं ड, जिसे ड नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक तो यहाँ पे सबसे लिख देता हूँ, तो ये इसका पांचवा क्या हो जाएगा, इसका पांचवा हो जाएगा ड। क्या हो जाएगा, ड। इसे ड नहीं पढ़ते, एक्चुअल में इसे पढ़ते हैं ज्ञ। तो अपन इसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वाह, यहाँ पे वाह है उसको वैसा का वैसा लिखना है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया वाह, इस पहले को पांचवे में पहुंचा दिया, यहाँ पे अपन लिख दिया ये, फिर अपन लिख देंगे म, म के बाद में य, तो शब्द क्या बन जाएगा, वांगमय। शब्द क्या बन जाएगा, वांगमय, इसका शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे आपके उदाहरण लिखा आ रहा है दिक धनमुख। क्या दिख आ रहा है, दिक धनमुख, अगला उदाहरण आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको पहला मिल रहा है, का क्या है, पहला वर्ण। तो नियम क्या कहता है कि पहला आए और उसके बाद में सघोष आए, तो यहाँ पे सघोष आ रहा है, जी बिल्कुल सघोष आ रहा है। अब आपको क्या करना है, दो नियम को बांटना है कि क्या यहाँ पे ह है, ह नहीं है, क्या यहाँ पे पंचम वर्ग है, अगर पंचम वर्ग है तो इस पहले को किस में पहुंचा दो, इस पहले को पांचवें में पहुंचा दो। तो अगला आपका इसका संधि क्या बन जाएगा, तो आपका संधि बन जाएगा दिग्मुख। क्या बन जाएगा, दिग्मुख आपका संधि बन जाएगा। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है जगत धननाथ। जगत धननाथ, त क्या है, त पहला है। अब पहला आने के बाद क्या आना चाहिए, सघोष आता है तो ये पहला तीसरे में चला जाता है, लेकिन सघोष में भी दो चीजों को छोड़ना है। क्या यहाँ पे ह है, जी नहीं। तो क्या यहाँ पे पंचम वर्ग है, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे पंचम वर्ग है। इसका मतलब ये पहला किस में चला जाएगा, ये पहला चला जाएगा अपने पांचवे में, पहला किस में चला जाएगा, पांचवे में चला जाएगा। तो त का पांचवा क्या होता है, त का पांचवा होता है हलंत के साथ में न। तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ये नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया और नाथ आके वैसा का वैसा लिखना है। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है उत धनमुख, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि हो जाएगा उन्मुख। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सत धन मार्ग, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, सन्मार्ग।
इसका संधि क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। इस शब्द को आप स्टार मार्क करके लिख दो। ये शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि सत्य मार्ग, क्या बोलते हैं, सत्य मार्ग बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। ये SI 2021 के अंदर प्रश्न शब्द शुद्धि के अंदर पूछा था कि शुद्ध शब्द कौन सा है, सत्य मार्ग वहां पे लिखा हुआ था, इसको आपको काटना था, ये अशुद्ध है। ठीक है, अगला आपके सामने है षट धन मातुर। षट धन मातुर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका षण्मातुर। क्या हो जाएगा, षण्मातुर हो जाएगा। उसी प्रकार के आपके सामने उदाहरण देखने को मिल रहा है अपधनमय, तो इसका हो जाएगा अम्मय। क्या हो जाएगा, अम्मय आपका अम्मय। ये आपकी संधि हो जाती है। अभी तक अपन ने 3 नियम पढ़े। कितने नियम पढ़े, 3 नियम पढ़े। एक बार वापिस से उनको देख लेते हैं मौखिक रूप से। देखो, पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा था कि पहला आए और पहले के बाद में सगोस आता है तो पहला तीसरे में चला जाता है, लेकिन सगोस में भी 2 चीजों को छोड़ना है। 2 कौन कौन सी, एक आपको ह छोड़ना था, एक आपको पंचम वर्ग छोड़ना था। अच्छा, इन दोनों को मैंने छोड़ तो दिया, क्या इनके अलग से नियम बनते हैं, जी बिल्कुल, इनके अलग से नियम बनते हैं। तो इनके अलग से नियम क्या बनते हैं, आइए देखते हैं। क्या नियम है कि पहले के बाद में सगोस आए, सगोस में 2 चीजों को छोड़ी, किन किन को छोड़ी, एक तो हा को छोड़ा, एक पंचम वर्ग को छोड़ा। अगर हा को छोड़ा तो हा का नियम क्या कहता है, आइए देखो कि पहला आए, पहले के बाद में हा आए तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। और इस हा का क्या करना है, इस हा को इस तीसरे के चौथे में पहुंचा दो। ठीक है, और अगला नियम अपन ने पढ़ा, तीसरा नियम, कि पहले के बाद में क्या आए, पंचम वर्ग आए, तो पहले किस में चला जाएगा, पहला अपने 5वें में चला जाएगा। पहला किस में चला जाएगा, अपने 5वें में चला जाएगा। इस प्रकार से अभी तक अपन ने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़े। सभी को अच्छे से याद हो गए, ठीक है, अच्छे से सभी को उदाहरण समझ में आ गए। इनका संधि किस प्रकार से करना है, इनकी संधि विच्छेद किस प्रकार से करनी है, सबको अच्छे से समझ में आ गई क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है कि सगोस आए, सगोस के बाद में अघोष आए तो घोष अपने अघोष में बदल जाएगा। ये क्या रामायण थी, समझ में नहीं आया। देखो, पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा, पहला नियम अपन ने पढ़ा कि पहले के बाद में क्या आए, सगोस आए, तो ये पहला किस में चला जाएगा, पहला अपने तीसरे में चला जाएगा। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 आए और तीसरे के बाद में कौन आए, अघोष आए, तीसरे के बाद में कौन आए, अघोष आए, तो ये तीसरा किस में बदल जाएगा, पहले में बदल जाएगा। जैसे कि अपन ने शुरुआत के अंदर ही समझा था कि पहला आए तो पहले को तीसरे में कर दो, तीसरा आए तो तीसरे को पहले में कर दो, लेकिन इनके अपने अपने नियम है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बस ये नियम ये कह रहा है, यहाँ पे सगोस की जगह आप लिख दो कि तीसरा वर्ग आए और तीसरे वर्ग के बाद में कौन आए, अघोष आए, कौन आए, अघोष आए, तो ये तीसरा किस में चला जाएगा, ये तीसरा चला जाएगा पहले में। ये तीसरा किस में चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा पहले में। अपने पिछली क्लास के अंदर यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं इस चीज को वापस से लेके आया हूँ। ठीक है, तो तीसरे के बाद में क्या है, अघोष। अब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं पहले के बाद में सगोस आ रहा है कि अघोष आ रहा है, तो एक तरीका बताता हूँ छोटा सा। यहाँ पे आपको एक नियम याद रखना है, दूसरा नियम अपने आप याद हो जाएगा कि 3 को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 3, और 3 के बाद में क्या लिखता हूँ, अघोष। 3 के बाद में क्या लिखता हूँ, 3 के बाद में 3 जैसा आ रहा है और इसको आप अघोष लिख सकते हैं, याद हो जाएगा कि 3 के बाद में अघोष। अघोष भी कैसे लिखते हैं, 3 की जैसी आकृति बनती है, तो 3 के बाद में क्या है, अघोष, तो ये तीसरा किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। ठीक है, देखो इनकी क्या उदाहरण बन सकते हैं। नियम क्या कह रहा है कि तीसरा है, तीसरे के बाद में अघोष आए, तो ये तीसरा किस में बदल जाएगा, ये तीसरा बदल जाएगा पहले। कैसे, उदाहरण देखते हैं। मृद धन पात्र, उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, मृद धन पात्र। ये द क्या है, ये द मेरे को देखने में लग रहा है कि ये तीसरा वर्ग है। अब तीसरा वर्ग आते ही आपको दिमाग दौड़ाना है कि नियम क्या है। नियम कहता है कि तीसरे के बाद में, तीसरे के बाद में, तीसरे के बाद में, तीसरे के बाद में अघोष, सगोस नहीं करना, तीसरे के बाद में, तीसरे के बाद में अघोष। तो अघोष आने पर क्या होता है कि अघोष आने पर तीसरा चला जाएगा पहले में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अगला वर्ड मिल रहा है प। क्या ये प अघोष है, जी बिल्कुल। अघोष कौन कौन से हैं, अघोष है गिनती में 13, कौन कौन से, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों श। तीनों सा क्या है, अघोष हैं, इस प्रकार से 13 होते हैं। तो यहाँ पे प क्या है, यहाँ पे प पहला वर्ग है, पहला वर्ग होने के कारण ये क्या है, अघोष है। नियम क्या कहता है कि अघोष आने पर पहले का क्या करना है, पहले का तीसरा करना है।
तो इस द का तीसरा पहला क्या होगा, तो इस द का पहला हो जाता है, इस द का पहला हो जाएगा त, इस द का पहला क्या हो जाता है, त हो जाता है। तो इसका संधि क्या होगा, तो इसका संधि हो जाएगा मृद पात्र। क्या हो जाएगा, मृद पात्र। अब आपको इनकी संधि करनी तो आ गई होगी। अपन एक एक उदाहरण के अलग अलग से लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं एक बार पुनः कि इसका संधि किस प्रकार से कर रहे हैं। शब्द है मृद धन पात्र, शब्द क्या है, मृद धन पात्र है। और द क्या है, द है तीसरा। अब तीसरा आदि मेरे दिमाग में दौड़ रहा है कि तीसरा कौन सा है, तीसरा आने के बाद आ रहा है अगोस आ रहा है। तीसरे के बाद में क्या आ रहा है, अगोस आ रहा है जी, बिल्कुल अगोस आ रहा है। तो ये तीसरा किस में चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा पहले में। तो इस द का पहला क्या होता है, द का पहला होता है त, द का पहला क्या होता है, ता होता है। और इसके पहले जो शब्द आ रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, और इसके आगे जो भी शब्द है उसको भी वैसा का वैसा लिख दो। तो शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है मृद पात्र। शब्द क्या बन जाता है, मृद पात्र आपका शब्द बन जाता है। ठीक है, आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है उद्धन करस। क्या लिखा आ रहा है, उद्धन करस। अब ये द क्या है, ये द है तीसरा। तीसरा आदि मेरे दिमाग में आ रहा है कि अघोष। तीसरा आदि क्या आ रहा है, अघोष। क्या आपका अघोष है जी, बिल्कुल। तो अघोष होने के कारण पहला तीसरा किस में चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा पहले में। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उत्कर्ष। शब्द क्या बन जाएगा, उत्कर्ष। वैसा आपके सामने अगला उदाहरण लिखा रहा है तद धन काल। तो द किस में चला जाएगा, त चला जाएगा पहले में। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा तत्काल। शब्द क्या बन जाएगा, तत्काल। आगे आपके सामने फिर से द ही है, द का क्या करना है, त करना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, आपातकाल। क्या बन जाएगा, आपातकाल। उसी प्रकार से आगे द है, द का क्या हो जाएगा, द का त हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, विपत्ति। शब्द क्या बन जाएगा, विपत्ति। यहाँ पे आपको संपदंती मिल रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा, संपत्ति। शब्द क्या बन जाएगा, संपत्ति। और इसी प्रकार से उत्खनन क्या बन जाएगा, उत्खनन आपके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 4 नियम देखे। पहला नियम क्या पड़ा कि पहले के बाद में सगोस आए तो पहला तीसरे में चला जाएगा, लेकिन सगोस में भी 2 को छोड़ना है, हा और पंचम को। ठीक है, दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि पहले के बाद में हा आए तो पहला चला जाएगा तीसरे में और हा चला जाएगा इस तीसरे के चौथे में। फिर अपने अगला नियम पढ़ा था कि पहले के बाद में क्या है, पंचम वर्ग आए तो पंचम वर्ग आने के कारण पहला किस में चला जाएगा, पहला तीसरे में नहीं जाएगा, पहला जाएगा पांचवे में। ये 3 नियम पढ़े थे। चौथा नियम अपन ने पढ़ा था कि 3 आए, 3 आते ही अपने दिमाग में आ रहा है क्या, 3 के बाद आ और 3 एक जैसे दिखते हैं। तो आप और अघोष आ, तो तीसरे के बाद में क्या आ रहा है, अघोष आ रहा है। तो तीसरा किस में चला जाएगा, पहले में चला जाएगा। इतने से नियम बस आपको याद रखते हैं। अगला नियम देखते हैं। जिस प्रकार अपन ने सगोस पढ़ा था, सगोस के अंदर अपन ने ह और 5वें वर्ग को छोड़ा था, उसी प्रकार से आपको इस नियम में भी एक चीज छोड़नी थी, एक चीज आपको छोड़नी थी। अघोष के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अघोष के अंदर स भी आता है, क्या आता है, स भी आता है। यहाँ पे आपको छोड़ना था कि स्थ आ जाए। अगर पहले के बाद में स्थ आ जाए तो इसका नियम एक अलग नियम है, इसका अलग नियम है। आइए देखते हैं वो क्या नियम। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है सगोस, और सगोस के बाद में क्या है, स्थ है। मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि तीसरा है और तीसरे के बाद में क्या है, स्थ आए। क्या है, स्थ आए। तो ये तीसरा चला जाएगा पहले में, ये तीसरा किस में चला जाएगा, ये तीसरा चला जाएगा पहले में। और इस आधे स का हलंत के साथ में जो स है इसका लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। संधि करते वक्त इस स को आपको नहीं लिखना है। नियम क्या है, नियम कह रहा है कि तीसरे के बाद में अघोष आए और उसमें भी आपको एक चीज छोड़नी है। किसको छोड़नी है, स्थ को छोड़नी है। किसको छोड़नी है, आधो श, आधा श के साथ में था आ रहा है स्थ, इस स्थ को छोड़ना है। इनके अलावा कुछ भी नियम आ रहा है तो पहले तीसरे को पहले में पहुंचा देना। और यदि स्थ आ रहा है तो इसका क्या करना है कि तीसरे के बाद में स्थ आ रहा है तो तीसरा किस में चला जाएगा, तीसरा तो पहले में चला जाएगा। लेकिन इस स्थ में से स का लोप हो जाएगा, इस स्थ में से स का लोप हो जाएगा, थ यथावत आएगा, थ यथावत आएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से नियम है। नियम कह रहा है कि तीसरा है, तीसरे के बाद में स्थ आए तो इस तीसरे का पहला हो जाएगा, इस तीसरे का पहला हो जाएगा और इस स में से इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस स का आपको लोप करना है। कैसे, आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है मृद धन स्थान।
मृद धन स्थान। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तीसरा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अघोष, यहाँ पे क्या है अघोष। लेकिन नियमानुसार इस तीसरे का क्या करना है, पहला करना है। और अगर यदि अघोष में भी स्थ आता है तो इस स्थ में से स का क्या करना है, इस स का आपको करना है लोप। अब द का पहला क्या होगा, द का पहला हो जाता है त, द का पहला क्या हो जाता है, ता हो जाता है। अब आपको इसकी संधि करके देखते हैं। मृ लिखना है और द की जगह पे क्या लिखना है, ता लिखना है। और यहाँ पे आपका क्या है, इस सा का तो लोप हो जाएगा, तो सब शेष क्या रह जाएगा, शेष यहाँ पे रह जाएगा था और ना। तो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, मृतथान। क्या लिख सकते हैं, मृतथान लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, मृतथान बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है उद्धधन स्थान। उद्धधन स्थान, द क्या है, द है तीसरा। और अगर यदि यहाँ पे आपको अघोष देखने को मिल रहा है तो तीसरे को किसमें बदलना है, तीसरे को बदलना है पहले में। और अघोष में भी यदि स्थ आ रहा है तो इस स का क्या करना है, इस स का लोप करना है, इस स का लोप करना। और यदि स के साथ में था नहीं आ रहा है तो ये नियम लागू नहीं होता। और स के बाद में ब आ जाता है तो ये नियम लागू नहीं होता, इस स का लोप नहीं होता। ठीक है, तो ये नियम सिर्फ स के साथ में था आने पर ही लगेगा, स के साथ में माफ कीजिए, था आने पर ही लगेगा। तो इस तीसरे का पहले में पहुंचाना है तो द का पहला क्या हो जाता है, त, और आगे आपका जो थान बचा उसको वैसा का वैसा लिख दो। तो शब्द क्या बन जाएगा, उद्धधन स्थान। तो इसका क्या हो जाएगा, उद्धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। शब्द क्या बना, उत्थान। यहाँ पे क्या बन रहा है, मृतथान। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है उद्धधन स्थित, तो इनका संधि क्या हो जाएगा, ता का क्या करना है, द करना है और इसको लिखना है, तो शब्द बन जाएगा उत्थित। शब्द क्या बन जाएगा, उत्थित। आगे आपके सामने आ रहा है उद्धधन, यहाँ पे लिखा आएगा आपको, यहाँ पे शब्द लिखना है स्थापना। यहाँ पे क्या लिखना है, स्थापना। क्या लिखना है, स्थापना। तो त का तो द का क्या हो जाएगा, दा का हो जाएगा त, दा का क्या हो जाएगा, दा का हो जाएगा त, और इस सा का हो जाएगा लोप। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका उत्थापना। क्या बनेगा, उत्थापना आपका शब्द बनेगा। इसी प्रकार से आपको सभी शब्दों की संधि करके देखनी है। अधिक से अधिक शब्दों को आपको एक किताब से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी संधि वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ 4 टॉपिक और अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने अभी तक पढ़े 5 नियम, इसी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे के नियम अपन आगे की क्लास में देखते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।